हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे पेट एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न जीके जीएस के एमसीक्यू में प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है। आज यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए ये क्लास एकदम सफिशेंट क्लास होगी। आप जो सोच रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं पेट एग्जाम में और किस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो आप सही जगह आए हैं। और सही पूरा वीडियो देखने पे आपको यह एहसास होगा कि कुछ पूछे गए प्रश्न यहाँ पर भी हमने बता रखे हैं जो पेट एग्जाम से पूछे गए हैं। पेट एग्जाम में पूछने का मतलब है कि दोबारा वैसे ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसलिए क्या कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं 8। इसके पहले मैंने 1 से 7 तक करा दिए हैं, तो आप चैनल पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। क्या प्रैक्टिस सेट 1 से 7 तक देख सकते हैं। किस पे देख सकते हैं? हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ सब तक आगे की भी नोटिफिकेशन जानने के लिए या फिर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी दोस्तों को यह जानकारी हो सके कि आपके भविष्य के लिए कोई सोच रहा है और आपके लिए कुछ काम हो रहा है। कुछ काम मतलब पेट एग्जाम की तैयारी के लिए एक क्लास इधर भी लग रही है जो आपके लिए सफिशेंट है। सफिशेंट मतलब कि आप अगर जीके जीएस से कहीं से भी पढ़ते हैं, उससे अच्छा कंटेंट मैं दूंगा। मैं कैसे दे रहा हूं, तो आपको एक क्वेश्चन में 4 आंसर देने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन के माध्यम से 4 क्वेश्चन आपके सेटिस्फाइज होते हैं। उसके बाद में भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो 110% आपको समझ में आएगा। तो देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। उसके लिए आपको क्या करना है, फीस एक भी पैसा नहीं पड़ती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे जो है ऑल पे क्लिक कर लेना है और चैनल को लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं पढ़ा पाऊँ। अगर मेरा मोटिवेशन बनता रहेगा तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन कहाँ से हमने बनाए हैं ये पहले बता दूँ आपको। आपके जो क्वेश्चन बनाए हमने वो प्राचीन भारत से बनाए। कहाँ से? प्राचीन भारत विविध से बनाए हैं। विविध से मतलब प्राचीन भारत के जो भी आपको पढ़ाया है अभी तक 1 से 7 तक, 1 से 7 प्रैक्टिस सेट में उसका आज विविध होने वाला है। विविध मतलब मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। मिक्स कहाँ से कौन क्वेश्चन कब पूछा जाएगा ये आपको कुछ नहीं मालूम होगा, ये क्वेश्चन देखने पे ही पता होगा जैसे पेपर में दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे की तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। देखिए कहाँ से आया है, प्राचीन भारत का क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है 6 से 14 शताब्दी तक, 6 से 14 शताब्दी तक कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है। महाजनपद क्या होता है? ये महाजनपद प्राचीन काल में एक राज्य के रूप में होते थे। क्या होते थे? राज्य या देश के रूप में मान लीजिए, ठीक है, एक राज्य के रूप में मानिए, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा है कि सबसे शक्तिशाली कौन सा, क्या कहेंगे, कौन सा सब महाजनपद था। तो आपका आंसर होने वाला है, एक सेकेंड, आपका आंसर होने वाला है बी राइट आंसर होने वाला है मगध। मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्या था? सबसे शक्तिशाली राज्य था। किसका? मगध। महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राज्य आपका मगध है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो पूर्ण परीक्षा 26 जून 2023 फर्स्ट पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका लेवल यहीं से ही पता चल जाता है कि आने वाले एग्जाम में आपको कैसे तैयारी करनी है। हमारे पास से पढ़ना है या कहीं और से पढ़ना है। अगर आप हमारे पास से पढ़ते हैं तो ये मान लीजिए आप अगर जीके के क्वेश्चन 110% करने की कोशिश करेंगे, 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि वो नए क्वेश्चन आते हैं, उसमें टीचर भी नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद में ही आंसर होता है उसका। देखिए 6वीं शताब्दी लिखा है तो इसका 6वीं शताब्दी नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन में गलत बोला है। जब पूछा गया एग्जामिनर ने तो गलत लिख दिया। इसको क्या होना चाहिए था? 6वीं लगभग होना चाहिए पहले, ठीक है।
आप जानेंगे क्या, लगभग होना चाहिए था पहले, लगभग 6वीं शताब्दी। क्या कहेंगे, लगभग 6वीं ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक। क्या कहेंगे, 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि ईसा पूर्व से ही चालू हुआ था महाजनपद। समझ रहे हैं आप, ईसा पूर्व में। और इसका भी कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो आप जानेंगे जो आपका मगध है, मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। क्या कहेंगे, राजगृह या गिरिव्रज। क्या थी, राजगृह या गिरिव्रज किसकी राजधानी थी, मगध की। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। देखिए इसमें राजधानी की बात कर रहा है, तो राजधानी आपको बताना बहुत ही आसान होता है, पर आपको जब प्राचीन काल के महाजनपद याद हो, ठीक है। तो आपको कहीं से भी पूछ दिया जाए प्राचीन काल में भारत में कितने महाजनपद थे, तो आपको कुल कितनी संख्या बताना है, 16। कहाँ पे इसका, क्या कहेंगे, कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे 16 महाजनपद का उल्लेख जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से मिलता है। कहां से, जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से। वो आगे आपको बताऊंगा अभी। इसका आंसर क्या रहने वाला है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो आपका डी राइट आंसर रहेगा मथुरा। क्या रहेगा, डी राइट आंसर रहेगा मथुरा। चंपा, चंपा क्या है, चंपा अंग की राजधानी है। क्या है, अंग की राजधानी कौन है, चंपा। क्या कहेंगे, अंग की राजधानी चंपा है। वैशाली, वैशाली किसकी राजधानी है, तो आप कहेंगे वज्जी की। किसकी राजधानी है, वज्जी की। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली, ठीक है। काशी, काशी क्या है, काशी भी आपको याद होना चाहिए। काशी एक राज्य था। क्या कहेंगे, काशी एक महाजनपद था। क्या एक महाजनपद काशी था। चंपा की राजधानी अंग, वैशाली की वज्जी, और इसमें लिखा है महाजन सूरसेन महाजनपद की मथुरा। काशी एक खुद से क्या है, महाजनपद था। ये आप याद रखेंगे। ये भी कब पूछा गया, वीडियो 26 जून 2023 सेकंड पाली में पूछा क्वेश्चन। पहला वाला फर्स्ट पाली का क्वेश्चन था, ये सेकंड पाली का क्वेश्चन है। ये आप याद रखेंगे, ये नहीं कि मैंने मिक्स किया है, पर ये याद रखेंगे कब कब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको जरूर आप रिकॉल करिए, क्योंकि रिकॉल करने से आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल का आपका पेपर बनता है और किस लेवल का आने वाला है 2025 पेट एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। अभी आपको मैंने पहले बताया है कि कुल कितने महाजनपद थे, तो आपको मालूम होना चाहिए 12 महाजनपद थे। कितने, सॉरी 16 महाजनपद थे। कितने, 16 महाजनपद थे। जैन और बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा है, ये जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। ये कहाँ पूछा गया है, यूपी 83 वन रक्षक वन्य जीव रक्षक परीक्षा 2022 में। कहाँ पे सॉरी 21 अगस्त 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। 16 महाजनपद थे कुल। किसमें लिखा है, जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में जैन का कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, तो आप बताएंगे भगवती सूत्र। कौन सा, भगवती सूत्र। अगर आपसे पूछ दिया जाए बौद्ध कौन सा ग्रंथ है जिसमें आपको बताया गया कि 16 महाजनपद थे, तो आप बताएंगे अंगुत्तर निकाय। किसमें, अंगुत्तर निकाय में यह उल्लेख किया गया है कि 16 महाजनपद थे। कितने, 16। किसमें, जैन में भगवती सूत्र और बौद्ध में अंगुत्तर निकाय। ये याद रखेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, जैन धर्म में। किसमें, जैन धर्म में भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय। ये आप याद रखेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका है, चौथा क्वेश्चन है, चरक सहिष्णुता संबंधित है। क्या कहेंगे, चरक सहिष्णुता संबंधित है। चरक क्या है, एक कौन से थे, एक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। चरक कौन थे,
कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। तो ये क्वेश्चन किससे संबंधित होगा? ये क्वेश्चन आपका चिकित्सा से संबंधित होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? चिकित्सा। चरक सहिष्णुता संबंधित है चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। आपको बता दें, चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। कौन से? कनिष्क किसके दरबारी चिकित्सक थे? कनिष्क के। और बौद्ध में क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध के पर्सनल मतलब एक निजी चिकित्सक थे। क्या कहेंगे? निजी चिकित्सक किसके थे? बुद्ध के। बुद्ध भगवान के कौन चिकित्सक थे? तो आप बताएंगे चरक। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक। ये आप याद रखेंगे। ये कब पूछा गया है? यूपी ट्रिपल एस से पेट परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेट यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है तो मैं अभी टाइप कर देता हूँ। पेट परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है और फर्स्ट पाली में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान का सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? क्या कहेंगे? निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। तो ए नंबर महर्षि पतंजल, बी नंबर कालिदास, सी नंबर श्री यस्काचार्य, डी नंबर कल्हड़। तो आपको याद होना चाहिए आपका ए नंबर राइट आंसर रहेगा। ए नंबर महर्षि पतंजल। महर्षि पतंजल ने सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ पुस्तक लिखी थी। किसने? महर्षि पतंजल। कब पूछा गया? पेट एग्जाम 2023 में फर्स्ट पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, महर्षि पतंजल ने क्या किया था? निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान का सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था? महर्षि पतंजल। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 6वां क्वेश्चन है, नीति शास्त्र राजनीति की तहत तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए इसमें लिखा है कि जिसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ है, तो आपको याद होना चाहिए। आपका ये भी पेट एग्जाम में पूछा गया, 2023 सेकेंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा कामंदक। क्या रहेगा? कामंदक। कामंदक आपका राइट आंसर होने वाला है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कामंदक ने लिखी थी। और कामंदक ने इसमें ही मूल पाठ, प्रारंभिक मूल पाठ इसमें शामिल किया है। किसने? कामंदक ने। यह भी आप याद रखेंगे। ये मूलतः कौटिल्य के गणित का ग्रंथ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उसी का ये एक ग्रंथ है। ये आप याद रखेंगे। आगे का देखिए क्या है। 7वां क्वेश्चन, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। देखिए इसमें पूछा है राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। दरबारी चिकित्सक कनिष्क, आपको पहले ही क्वेश्चन में एक जगह मैंने बताया था भी, कौन से थे? चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? तो आप बताएंगे कनिष्क के। कनिष्क के शासनकाल के दौरान चरक दरबारी चिकित्सक रहे। और पर्सनल चिकित्सक किसके रहे? निजी चिकित्सक किसके रहे? तो गौतम बुद्ध के रहे। किसके? गौतम बुद्ध के। सप्लाई एक्सपेक्टर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है चरक से, तो आप याद रखेंगे। ये 3 से 4 क्वेश्चन इन 7 क्वेश्चनों में आ चुके हैं, तो चरक को बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे। चरक कौन थे, किसके दरबार में थे और किसके निजी चिकित्सक थे, और चरक का कार्य क्या था, ये आप याद रखेंगे। आपको एक लाइन में बता दें, चरक चिकित्सा से संबंधित थे, जो चिकित्सा करते थे। ठीक है, और कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे पहला। तीसरा आपका दूसरा रहा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक। तीसरा आपका रहा गौतम बुद्ध के क्या थे? निजी चिकित्सक। ये आप याद रखेंगे। 3 चीजें आप याद रखेंगे चरक के बारे में। चरक एक चिकित्सक थे, और चिकित्सक के होने से ही दरबारी चिकित्सक कनिष्क के बने और निजी चिकित्सक गौतम बुद्ध के बने। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए 8वां क्या है। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या कहेंगे? पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास, विष्णु शर्मा,
वाल्मीकि व्याधवास। क्या कहेंगे? व्याधवास। कब पूछा गया? ये पेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, और 2022 में सेकंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहेंगे? 15 अक्टूबर 2022 सेकंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन पेट एग्जाम में। अब देखिए आपके पेट एग्जाम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि लेवल बहुत आपका अच्छा मैं पढ़ाने में कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सेशन मैंने बहुत ही मजबूती से बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है, ये आप याद रखें। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो आपका आंसर राइट होने वाला है विष्णु शर्मा। क्या कहेंगे? विष्णु शर्मा। आपका 8वां क्वेश्चन है विष्णु शर्मा रहेगा। क्या रहेगा? विष्णु शर्मा। ठीक है। अब आपका रहेगा तुलसीदास। तुलसीदास ने क्या लिखा था? तो आप बताएंगे। तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस। रामचरितमानस। क्या लिखा था तुलसीदास ने? रामचरितमानस। वाल्मीकि ने क्या लिखा था? ये भी आपको याद होना चाहिए। तो वाल्मीकि ने लिखा था रामायण। क्या लिखा था? रामायण। वेदव्यास ने क्या लिखा था? तो आपको यह भी याद होना चाहिए महाभारत। क्या लिखेंगे? महाभारत। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, वाल्मीकि ने रामायण, वेदव्यास ने महाभारत। ये आप याद रखेंगे। इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं जानने को मिलेगा, इसलिए आपको एक प्रश्न के अंदर चारों ऑप्शन को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मैंने मेहनत किया है आपके पेड एग्जाम के लिए। तो आप ये याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। 9वां क्वेश्चन है शूद्रक द्वारा लिखी का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कहेंगे? शूद्रक द्वारा लिखी है साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए शूद्रक द्वारा लिखी पुस्तक क्या कहेंगे? लिखा गया है। क्या लिखा है उसमें? तो आपको ये याद होना चाहिए। तो शूद्रक द्वारा लिखा गया आपका नाटक रहने वाला है। क्या रहेगा? आपका नाटक रहेगा। आपका सी राइट आंसर रहेगा। शूद्रक द्वारा लिखित नाटक है। नाटक कौन सा है? तो आप कहेंगे मृच्छकटिकम। क्या कहेंगे? मृच्छकटिकम। कटिकम। कौन सा नाटक है? मृच्छकटिकम। ये आप याद रखेंगे। वीडियो में पूछा गया है। परीक्षा आपकी कौन सी रहने वाली है? यूपी ट्रिपल वीडियो 2023 पाली में पूछा हुआ। देखिए आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं कि सब यूपी ट्रिपल में पूछे हुए क्वेश्चन है, और ये पेट एग्जाम में आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना मतलब 90 से 99% आने की संभावनाएं रहती हैं ऐसे क्वेश्चनों की। तो आप इनको जरूर एक बार देखेंगे और रट्टा मारेंगे, आपको याद नहीं होता तो। ठीक है, अगर आपको याद हो जाता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या आपका है? तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? क्या कहेंगे? तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए बी नंबर राइट आंसर रहेगा तोलकाप्पियम। क्या कहेंगे? तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम। इसके रचनाकार कौन है? तो आपको ये भी याद होना चाहिए किसके नाम पे पढ़ी थी। एक सेकंड, किसके नाम पे पढ़ी थी? तो तोल का पी, याद रखेंगे ऐसे लिखा जाता है तोलकाप्पियर। ठीक है, यहाँ पे माँ है और यहाँ पे रा है, ये आप याद रखेंगे। किसने लिखी है? तोलकाप्पियर लिखा है। क्या लिखा गया है? तोलकाप्पियम लिखी गई है। तो आप याद रखेंगे ये तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है, ये भी याद रखेंगे। ये कब पूछा गया है? सेकेंड पाली में पूछा गया, वीडियो परीक्षा में पूछा गया, ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? ये आपको तो बिल्कुल याद होना चाहिए। तक्षशिला किसके बीच स्थित है? देखिए आपका आंसर क्या होने वाला है। ए नंबर राइट आंसर रहेगा आपका सिंधु और झेलम। क्या रहेगा? सिंधु और झेलम। कब पूछा गया क्वेश्चन? यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन मान लो कि 110% आने वाला क्वेश्चन है आपका। क्या 110% आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस से 5 साल 3 साल का गैप लेकर के आगे का पूछती है। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका है तक्षशिला किसके बीच स्थित है, तो आपको बताना है सिंधु और झेलम, आपका ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में आपको बता दें कि सिंधु इस समय कहाँ पे, ये जो तक्षशिला कहाँ पे है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तक्षशिला एक, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, या कहें प्राचीन भारत में तक्षशिला कैसा था, एक शिक्षा केंद्र था। क्या था, एक शिक्षा केंद्र था। वहां पे महाविद्यालय का निर्माण था, वहां पे महाविद्यालय थे। एक महाविद्यालय के आचार्य चाणक्य रह चुके थे। कौन रह चुके थे, आचार्य चाणक्य रह चुके थे। कौन रह चुके थे, चाणक्य आचार्य रह चुके थे। ये भी आपको याद होना चाहिए। और आपको बता दें चाणक्य आचार्य रह चुके थे, और तक्षशिला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और तक्षशिला इस समय कहाँ पे है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान में मौजूद है। कहाँ पे, पाकिस्तान के हिस्से में मौजूद है। ये आप याद रखेंगे। किसके बीच है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, भारत में नौपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। क्या कहेंगे, भारत में नौपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। नौपाषाण काल की बात हो रही है, तो यूपी ट्रिपल एससी ने कौन सा आंसर माना है इसमें, आपका आंसर माना है भीमबेटका। आपका डी राइट आंसर माना है। पर आपको बता दें यह प्रसिद्ध किस लिए है, मध्य पाषाण काल के लिए। मध्य पाषाण काल के लिए कौन फेमस है, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला के मयूरस्थली में स्थित है। कहाँ पे, मयूरस्थली में स्थित है। और आपको बता दें भीमबेटका के बारे में, भीमबेटका यूनेस्को, क्या कहेंगे, यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। क्या कहेंगे, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। कौन, भीमबेटका। ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्या जाना आपने भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका इसमें पूछा गया नौपाषाण काल। अगर आपको मध्य पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध पूछ देता तब भी आपका भीमबेटका होता। जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है क्वेश्चन, उसका पूछने का तजुर्बा सही रहा है, गलत है लेकिन आंसर सही उसने बताया है। आंसर क्या होना चाहिए, नौपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, तो भीमबेटका बताया इसने। भीमबेटका सही है, मध्य प्रदेश में है। और आपको बता दें ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो मध्य पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका गुफा। और आपको बता दें यह कहाँ पे स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये भी आप याद होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युवा में, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस युग में, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सेकंड, युग राइट आपका आंसर रहने वाला है। आंसर नहीं रहने वाला है, ये क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ये आपका क्वेश्चन है। क्या है, युग यहाँ पे होने वाला था, वो गलत टाइपिंग की वजह से ऐसा हुआ है। तो आपको आंसर करना है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। आपको राइट आंसर बताना है। पेट परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है, तो आप आंसर बताएंगे बिना देरी किए। तो आपका राइट आंसर होने वाला है डी नंबर, ताम्र पाषाण काल। क्या कहेंगे, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल आपका रहने वाला राइट आंसर, ये आप याद रखेंगे, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा ताम्र पाषाण काल, ये आप याद रखेंगे। पेट परीक्षा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर को पूछा गया है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि लेवल बहुत अच्छा है आपका, बस तैयारी करने का आपका मन होना चाहिए और अच्छी तरीके से आप वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको पेट एग्जाम में 100% सहायता मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आपको कुछ और बताते हैं। इसमें क्या बताते हैं, तांबे का पहली बार उपयोग ताम्र पाषाण युग में हुआ था।
या फिर आपको काल भी दे दिया हो तो तब भी आपको ताम्रपाषाण काल ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि कहीं कहीं पे काल दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आपको बताया है। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में ही ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पूछती कुछ और है, उसका आंसर कुछ और होता है और उसका पूछने का नजरिया कुछ और होता है। ये आपको प्रैक्टिस सेट से ही मिलेगा मेरे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करके वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो आपको ये सब याद होना चाहिए। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ उसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका बी रहने वाला है, नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार कहाँ पे है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है नालंदा। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये इसका कब निर्माण हुआ था? तो 5वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। किस युग में हुआ था? तो आप बताएंगे गुप्त काल के शासनकाल में। गुप्त काल के शासनकाल में हुआ था। गुप्ताज जब शासन कर रहे थे तब इसका निर्माण हुआ था, नालंदा महाविहार का। और नालंदा महाविहार किसने निर्माण करवाया था ये भी आपको याद होना चाहिए। तो गुप्त काल के जो शासक थे उनमें से आपका एक शासक था कुमार गुप्त प्रथम। क्या कहेंगे? कुमार गुप्त प्रथम आपका शासक था। उसने निर्माण करवाया था किसका? नालंदा महाविहार का। ये आप याद रखेंगे। आगे का देखिए आपका क्या क्वेश्चन रहने वाला है। 15वां क्वेश्चन है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। कहाँ तक? नर्मदा नदी तक दक्षिण में फैले थे। और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेस्ट्रियस को भी हराया। राजवंश को 9वां राजा भागभद्र था। पतंजल के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो कब पूछा गया है? ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि पुष्यमित्र सिंह ने किस वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? तो आपको याद होना चाहिए, शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी? शुंग वंश की स्थापना की थी। आपका डी राइट आंसर रहेगा, शुंग वंश की। ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए क्या रहने वाला आपका क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या कहेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये आपका क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन में बताना है। देखिए आप सभी को एक बात बता दूं कि आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये याद रखना चाहिए कि एक बार आपको कितनी भी जल्दी हो, क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है। पहली बार आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ये बात मेरी तरफ से समझ लीजिए। अगर आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने आधा अधूरा पढ़ा है, लास्ट में कहीं पे नहीं दे दिया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप सवाल का आंसर नहीं कर पाएंगे। आप गलत करके आएंगे। क्या करके आएंगे? गलत करके आएंगे। ये आप याद रखिएगा। आपका राइट आंसर होने वाला है ए नंबर राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ए नंबर राइट आंसर रहेगा। 709 लिखा है, 1709 लिखा है एडी। तो आपका औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये यहाँ पे क्या होगा? 1707 में मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1707 में मृत्यु हुई थी। मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 सही लिखा है। 78 एडी लिखा है। शक संवत की शुरुआत, ये भी सही लिखा है। BC 261 कलिंग युद्ध पिट परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे जरूर। 261 में कलिंग युद्ध, ये भी कलिंग युद्ध किसके बीच में हुआ था ये आपको मालूम होना चाहिए। कलिंग युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आप बताएंगे कलिंग और अशोक के बीच में। कौन? अशोक के बीच में। मौर्य साम्राज्य अशोक। कौन? मौर्य सम्राट अशोक, या कहें महान अशोक। कहाँ से इसका मिलता उल्लेख? तो 13वां अभिलेख, जो सबसे बड़ा अभिलेख है मौर्य साम्राज्य का अभिलेख, 13वां अभिलेख, उससे मिला है कलिंग विजय का। और कलिंग पर जो अत्याचार हुए हैं उस पे किसने किया? अशोक ने बहुत ही हृदय विनायक तरीके से अपने आप को रोका है और उसके बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया है। किसने? अशोक ने। भी आप याद रखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कहाँ तक बता रहे हैं,
और सी नंबर आपका रहेगा AD 78 शक संवत की शुरुआत। देखिए अभी जो आपका कैलेंडर चल रहा है वो शक संवत AD 78 का ही चल रहा है। कहाँ से? AD 78 का ही चल रहा है। और मुस्लिम युग की शुरुआत 622 में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? क्या कहेंगे? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। ये कहाँ पे है? तो आपको याद होना चाहिए, आपका बी आंसर राइट रहेगा। कहाँ पे? औरंगाबाद। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। क्या कहेंगे? महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पेट परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो लेवल आप समझ रहे हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को शेयर भी कर देना है वीडियो को, और लाइक भी करना नहीं भूलना है, क्योंकि इसमें आपका ना एक पैसा खर्चा हो रहा है, ना ही एक पैसा आपका कहीं जाना है, ना लगना है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके आप हमें भी सहायता दे सकते हैं, और आपको तो मैं दे ही रहा हूँ। आगे चलिए, 18वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? क्या कहेंगे? ये लोग कौन से थे? ये विदेशी लोग थे। विदेशी लोग भारत आए थे। कहाँ से आए थे? और इसमें पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है क्रम, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, और कौन सबसे लास्ट में आया। ये क्रम आपसे पूछा है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपको बता दें। राइट आंसर क्या रहेगा? 1615 में कौन से आए थे आपके? 1615 कौन आए थे आपके? टॉमस रो। कब आए थे? 1615 में आपके टॉमस रो आए थे। टॉमस रो आप जानते हैं ना, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके? जहांगीर के दरबार में आए थे। ये भी आप याद रखेंगे। आगे का देखिए, फहियान कौन था? फहियान कौन था? चीनी यात्री था। और टॉमस रो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। फहियान कौन था? चीनी यात्री था। कौन? चीनी यात्री। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फहियान कब आया था? तो आपका 402 ईस्वी में आया था। 402 से 412। 402 से 412 का मतलब है कि 402 से 412 ईस्वी तक किसका शासन था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था चीनी यात्री? तो फहियान आया था। कौन आया था? फहियान। फहियान कौन था? जो बौद्ध यात्री बनकर आया था। क्या बनकर आया था? बौद्ध यात्री। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके आगे आप जानेंगे तीसरा आपका रहेगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? क्या कहेंगे? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ये भी आपको याद होना चाहिए। ह्वेनसांग आया था 606 में। 606 से और 647। 606 से 647 का मतलब है इसमें किसका शासन था? तो हर्षवर्धन का शासन था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसको? हर्षवर्धन को। ये भी आप याद रखेंगे। अगर मैं बोल के बता रहा हूँ तो आप जरूर सुनेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, तभी आपको याद रखेगा। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया? तो आप हर्षवर्धन के रखेंगे। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। कब पूछा गया है क्वेश्चन है? पेट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे। बहुत ज्यादा क्रम वाइज भी पूछ देता है। जैसे इसमें पूछा था पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था उसने, ये देखिए आपका एक क्वेश्चन रहा था, इसमें भी एक लेवल दिया था और इसमें भी एक दिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए आप क्या क्या रहने वाला है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। जो खजुराहो की मूर्ति हैं वो कला कहाँ पर स्थित है? क्या कहेंगे? खजुराहो मूर्ति कहाँ, खजुराहो की जो मूर्ति हैं वो कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए, खजुराहो की बात कर रहा है, तो आपका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। आपका बी राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखेंगे। और आपको बता दें, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इनका संबंध किससे है? चंदेल वंश से है। किससे? चंदेल वंश ने खजुराहो मूर्तियों का निर्माण कराया था। किसने? चंदेल वंश ने।
चंदेल शासनकाल में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है। क्या कहेंगे, एक अनुचित युग्म है। अनुचित मतलब गलत युग्म है। गलत कहें या फॉल्स कहें तो आप याद रखेंगे कि अनुचित भी बोल सकता है, तो आप घबराएंगे नहीं। इसीलिए क्या, ये सब चीजें प्रैक्टिस सेट में आपको क्लियर करने के लिए बताई जाती हैं, किस लेवल का आपका पेपर बनने वाला है और कौन कौन से पेपर आने वाले हैं और कौन कौन से शब्द पेपर में आते हैं, जिससे आपको घबराहट ना हो। आप ये ना सोचे कि मैंने पहली बार पढ़ा है। पहली बार अगर आपने अनुचित पढ़ा है तो आप याद रखेंगे अनुचित गलत को दर्शाता है। किसको, गलत को दर्शाता है। तो आपको बताना है कि अनुचित कौन सा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी नंबर, सी नंबर, बी नंबर, ए नंबर। तो ए नंबर आपका राइट आंसर रहेगा खजुराहो चोल राजवंश। खजुराहो चोल राजवंश ना होकर के चेर राजवंश था। क्या कहेंगे, चेल राजवंश, चेर वंश, चेर वंश, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या था, चेर वंश, चंदेल वंश, सॉरी क्या रहेगा आपका, सॉरी चंदेल वंश। क्या है आपका, चंदेल वंश। हंस हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश, ये भी सही है। लिंग राज मंदिर सोमवंशी राजवंश, ये भी सही है। हजार स्तंभ, यहाँ पे कहीं पे हजारा स्तंभ भी लिखा होता है तब भी आपको काकतीय राजवंश से ही आंसर करना है। ये याद रखेंगे। कब पूछा गया, वीडियो परीक्षा में पूछा गया है। ये आपको बता दे, हमने जितने भी क्वेश्चन लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं, तो आपकी यूपी SSSC से क्वेश्चन उठाए हैं। और आपको कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो आपको घटना चक्र से पढ़ा रहे हैं। घटना चक्र में वो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आने की संभावना है, या फिर आपके पहले पूछे गए क्वेश्चन है जिनसे आपको आभास हो सके कि किस लेवल का आपका पेपर बनने वाला है, आपका किस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, और कौन कौन से पेपर में कंडीशंस होती हैं और कौन कौन से आपके पेपर में शब्द आते हैं। क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपके यहीं जगह पर, यहीं आपके क्वेश्चन में दिया होता गलत युग्म है, तो आप तुरंत समझ जाते कि गलत है। अगर अनुचित कहा है तो आपको समझने में थोड़ी सी समस्या हुई होगी। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो आपको नहीं हुई होगी। जिसने पहली बार सुना है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी अच्छी से पेट की एग्जाम की तैयारी हो सके। और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी एग्जाम के बारे में अच्छी तैयारी मिल सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एक बार एक दोस्त के पास शेयर जरूर करें। चलिए आज सेशन क्लोज करते हैं। आप सभी को सेशन में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।